नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम सभी लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ऐसे इकलौते राष्ट्रपति हैं जो किसी भी चीज़ को डायरेक्ट मुंह पे पूछ सकते हैं या वह क्या अनएक्सपेक्टेड कर सकते हैं, इसके बारे में किसी को भी शायद कोई उम्मीद या जानकारी नहीं होती है। जैसे हम सभी लोग जान रहे हैं कि आज न कल चाइना और यूएस के बीच में एक युद्ध तो होनी है। वह युद्ध चाहे जिस रूप में होनी हो, वह युद्ध हर हाल में होगी। अगर वह युद्ध होगी तो इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वह जापान और ऑस्ट्रेलिया से पूछ लेते हैं कि अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करेंगे तो आप किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करोगे या जवाब दोगे। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने जो जवाब दी, आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह क्या हो गया। बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार के अभी न्यूज निकल कर आ रही है। हम सभी लोग जान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वह इकोनॉमिकली तरीका पर सबसे ज़्यादा, जो अभी बोलने का मतलब है कि इकोनॉमिकली स्थिति उसका बहुत अच्छा है, लेकिन मिलिट्री के तौर पे वह सबसे कमज़ोर कड़ी है। सबसे ज़्यादा वही ऑस्ट्रेलिया ही कमज़ोर है। अगर ऑस्ट्रेलिया जब सबसे मिलिट्री कमज़ोर है, यह पूरे यूरोपियन यूनियन में ही यह सबसे कमज़ोर है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वह निकलते हैं और जाकर चीन के संघाई से वीडियो बना देते हैं कि मैं अभी संघाई में हूँ और क्योंकि हमारा और चाइना का इकोनॉमिकली टाई बहुत अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली तौर पे मदद करते हैं। तो ये सारी बातें वीडियो संदेश के द्वारा एक वीडियो बनाकर रिलीज किया गया और डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी प्रकार से अब कोई जवाब नहीं दिया गया। एक प्रकार से जवाब दे दिया गया। अब जवाब देने का तरीका थोड़ा सा अलग जरूर था। वह इस प्रकार से अलग था कि इस प्रकार के जवाब शायद डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद नहीं कर रहे हों, लेकिन जो सत्य है वह सामने आ ही जाता है। जब सत्य सामने जब आ जाता है तो ये सारी चीज जो बातें हैं अब किसी न किसी रूप से डोनाल्ड ट्रंप को एक अजीब प्रकार से फील हो सकता है। दूसरा बात जो चाइना है, इसमें एक बात और है। ऑस्ट्रेलिया जो कि परमाणु पनडुब्बी यूएस से बनाकर मांगा था और सारी बातें हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया भी ये बात सोचने लगा था कि हमारे पास जब परमाणु पनडुब्बी हो जाएगा तो हमारा जो डिफेंस है वह समुद्री में बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा थोड़ा मजबूती मिल जाएगा। लेकिन दूसरी साइड होती क्या है? दूसरी साइड ये होती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो जो रिव्यू दिया गया था पहले, उसको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। अब उसको पेंडिंग में डाल दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वह रिव्यू करने के लिए ये बात बोल देते हैं कि हम इसको आपको रिव्यू करके बताएंगे। तो जो पनडुब्बी बनने का काम स्टार्ट होने वाला था, ऐसे मिलना तो अभी ऐसे भी नहीं है, कम से कम उसको बनने में 3-4-5 साल लग ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर रिव्यू हो रहा है तो ऑलरेडी 4-5 महीना फिर लेट हो जाएगा। तो यही सारी अमेरिका के परिस्थिति को देखते हुए और उसके बाद जैसे टैरिफ करके डोनाल्ड ट्रंप पूरे यूरोपियन यूनियन के कंट्री को ही एक प्रकार से थ्रेड कर रहे थे, दूसरी साइड नाटो को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के जो जवाब डोनाल्ड ट्रंप को मिला, उससे वह कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होंगे। अब जो दूसरी साइड है, जो दूसरे देश हैं, जापान, हम सभी लोग जानते हैं कि चीन अभी आसानी से ताइवान को अपने अंदर हथिया सकता है। वह क्यों हथिया लेगा? क्योंकि ताइवान बहुत ही छोटे इलाके पर बसे हुए हैं लोग। आज ताइवान के लोग के पास इतना मिलिट्री डिफेंस भी नहीं है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चीन का कम से कम रोक पाएंगे और उसको संभाल पाएंगे। लेकिन ये सारी जो सिचुएशन है, इसके बाद जो ताइवान के बाद जो अगला नंबर आएगा वह कहीं ना कहीं जापान का आएगा और जापान ये बात को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझता है। जब जापान इस बात को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझता है तो हम सभी लोग ये कि जैसे जापान ने देखा कि यूरोपियन यूनियन और यूएस ने मिलके यूक्रेन के साथ जो किया, यूक्रेन को पूरी तरीक़ा से तबाह करवा दिया गया। तो ये सारी चीज़ों को देखकर या पहले उसे मिनरल के लिए डील साइन करवाया गया, बीच में फिर उसके पास जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट थे उसको रोक दिया गया और जब रोक दिया गया तो ये सारी सिचुएशन को लेकर
अब कहीं ना कहीं जो बीच का जो खटास है वह उत्पन्न हुआ। हम फिर देखें कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को किस प्रकार से अमेरिका के अंदर ह्यूमिलिएट किए। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अब जो जापान है इतना दिन से सिक्योरिटी के रीजन पर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन अब वह हालात देखते हुए वह अपना डिफेंस इक्विपमेंट बढ़ाना चाहता है। वह किसी भी प्रकार से खुद के ऊपर रिवाइवल होना चाहता है, क्योंकि जब युद्ध स्टार्ट होगा तो अगर जापान खुद से तैयार नहीं हो पाएगा तो चीन उसको भी निगल जाएगा। और ये सारी सिचुएशन को देखते हुए जो जापान है उसने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी प्रकार से कोई जवाब नहीं दिया है। अब जवाब नहीं देने का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, आप सभी लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से समझ सकते हैं कि उनका जवाब क्या है। और जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उन्होंने आते ही जापान के भी बारे में ये चीज़ बोलते हैं कि जो भी कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो जापान के सेक्रेटरी का जो जिम्मा है वह अपने ऊपर ले लिए। उस प्रकार के मूर्खतापूर्ण भी, मतलब उनको जो भी भाषा हुई हम अपनी भाषा में आपको बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से उन्होंने अपना जो बात था उसको व्यक्त करने की कोशिश किया। अब इससे आगे हम लोग एक स्टेप और निकल कर देखें तो वह स्टेप आता है भारत के ऊपर कि जब अगर ताइवान पे चाइना हमला करता है तो भारत क्या अपना नेवी भेजेगा। तो अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में ये भी बात नहीं आया होगा कि भारत भी इस प्रकार की कुछ मदद कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका भी पाकिस्तान को पूरी तरीका से मदद करने की कोशिश कर रहा है वह किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीका से बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और उसके साथ क्रिप्टो में डील और मेरा बहुत अच्छा पार्टनर है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप एकदम चेंज हो गए हो, जो कि इलेक्शन के चुनाव प्रचार में वह बोलते हुए नहीं थकते थे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है, उसके यहाँ आतंकवाद की फैक्ट्री है। अब उनको वह बहुत ही ज़्यादा प्यारा दोस्त लगने लगा। तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, थोड़े थोड़े चर्चा कर लेते हैं। एक कारण हो सकते हैं ईरान। अगर ईरान पर आज न कल इजराइल या यूएसए फुल फ्लेज वार तो दोनों के बीच में होना एकदम कंफर्म है। अब ये कहना मुश्किल होगा कि कल होगा, अगले महीने होगा, अगले साल होगा या अगले 20 साल के बाद होगा, लेकिन फुल फ्लेज वार तो होगा कंफर्म। और जब फुल फ्लेज वार होगा तो कहीं ना कहीं हर हाल में जरूरत पड़ेगी जो है डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान किसी न किसी रूप से उनको बिल्कुल भी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए या ज़मीन चाहिए, हर प्रकार से पाकिस्तान खुद पर सेल लगाए तो रहता ही है। उसको एक चीज़ से मतलब है और वह मतलब होता है डॉलर। दूसरा है, हम सभी लोग जानते हैं कि अभी BLA और BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के जो आर्मी है उसको बहुत ज़्यादा बजा रहा है। बजाने के हम सभी लोग जानते हैं कि अब BLA के पास मेड इन अमेरिका हथियार पहुंच रहा है। तो जब मेड इन अमेरिका हथियार उसके पास आ रहा है तो कोई तो है जो कि वहाँ से जो चाइनीज जितना भी अभी तक वर्चस्व रखे हुए है वह वर्चस्व को ख़त्म करना चाहता है। अब उस वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए कोई उसको तो हटाने के लिए ज़रूर आएगा। तो डायरेक्ट अभी दोनों आमने सामने बड़ी इकोनॉमी जो भी देश के पास होती है वह आमने सामने नहीं आता है। अब आमने सामने नहीं आता है तो इन सारी परिस्थितियों में अब क्योंकि प्रॉक्सी के द्वारा वार किया जा रहा है तो अमेरिका को कहीं ना कहीं वह रॉकेट का जो सोना है, गैस है, ये सारी चीज़ों पर, कॉपर है, जो अर्थ मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल हैं अर्थ मिनरल, अभी जिस पे चाइना का दबदबा है, तो उसको किसी न किसी प्रकार से जो अमेरिका है उस हेजमनी को कम करना चाहता है। अब उस हेजमनी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो जहाँ जहाँ क्रिटिकल अर्थ मिनरल का जगह है उसको अपने अंदर हथियाना पड़ेगा। तो हथियाने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पुचकारना होगा, तभी काम बनेगा। और अब जब भारत की बात आएगी तो थोड़ी सी भारत के बारे में हम जान लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि चाइना खेल कैसे खेलता है। अभी तक मैं बता दूं कि चाइना का एक बार युद्ध भारत के साथ हुआ है और एक बार शायद उधर वियतनाम के साथ भी, जो भारत के साथ भारत के गलती के कारण भारत को युद्ध हारना पड़ा।
क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे वह एयरफोर्स को यूज ही नहीं करने दिया और जितना उसके पास ताकत था ये भारत के ऊपर हमला करने में लगा दिया। और भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इतना अनसेंसलेस हो गए थे कि उनको उस टाइम भी हिंदी चीनी भाई भाई आ रहा था नजर। और वही हिंदी चीनी भाई भाई में हिंद के कुछ जगह को वह अपने हाथों से दे देते हैं। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए चाइना खेलता कैसे है, तो चाइना खेलता है कि अपने जो प्रॉक्सी हैं या वह उसको लगता है कि हमारे जो साथ वाला कंट्री है अगर उसको शांत रहने दिया तो वह हमको शांत नहीं रहने देगा। जब वह खुद के मसले में उलझा हुआ रहेगा तो हम अपना काम शांति से करते रहेंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि चाइना का बॉर्डर बेशक 7 से 8 देशों के साथ लगता हो, लेकिन उसका जो झगड़ा है लगभग 17 से 18 देशों के साथ है। क्यों? क्योंकि वह हर देश के साथ वह कभी भी चाइना युद्ध में नहीं जाएगा। ये बात आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि चाइना जानता है कि जिस टाइम हम युद्ध के अंदर गए हमारा जो ये देश पे सबसे पहले जो कम्युनिस्टों का प्रभाव है वह टूट जाएगा और देश बिखर जाएगा। तो आप खुद सोच के देखिए कि जो चाइना रसिया के साथ भी उसका है, भारत के साथ भी उसका है, और भारत ने स्टैंड ले रखा है किस पे? तिब्बत के ऊपर, जहाँ पे दलाई लामा है। और आप सभी के लिए बता दूं कि दलाई लामा 1-2 दिन पहले लद्दाख के अंदर विजिट किए हैं, जिसको भी चाइना इनलीगल रूप से कहता है कि ये हमारा है। तो ये सारी परिस्थितियों को आप समझ रहे होंगे कि चाइना कैसे डोमिनेट करते रहता है। वह खुद कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएगा। 1-2 बार गलती से भारत के साथ जाने की कोशिश किया तो भारत के बिना हथियार के सैनिकों ने उसके 50-60 जो सैनिक थे उसको पूरी तरीका से गिरा दिया। वह बताने से भी, आंकड़ा बताने से भी चाइना डरता है। जो चाइना आंकड़ा बताने से डरता हो वह कभी भी युद्ध में नहीं जाएगा। हाँ, अपना गिदर भवकी हर देश पे दिखाते रहेगा। या बोलने का ये तात्पर्य है कि टेम्परेचर राइज करते रहेगा कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं होगा। दूसरा बात, जितने भी देश पर अभी चाइना ने कब्जा किया है या कब्जा करने की कोशिश की है, तो उसके बीच में वह सिर्फ एक ही चीज करता है, टेम्परेचर हाई करता है, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, और उसके बाद वहाँ के जो सैनिक हैं वह पहले ही हट जाते हैं। इसी प्रकार से वह देश को, हर देश को कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपना उसको बनाते जाता है। लेकिन दूसरी साइड जब भारत से लगने की कोशिश किया तो वहाँ बहुत मार पड़ी। अब तो उस टाइम वियतनाम के अंदर भी बहुत पिटाई हुआ चाइना को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भारत को अब शांत रहना है तो सबसे पहले जो चाइना के प्रॉक्सी है उसको तो ठंडा करना ही पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन अब भारत को अपना प्रॉक्सी यूज करते हुए चाइना के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करवाना होगा। जब उसके देश के अंदर 8-10 जगह जब ब्लास्ट होना स्टार्ट होगा तब उसको समझ में आने लगेगा कि दूसरे देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट करवाना कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम एक हिंदू इकोसिस्टम भारत के अंदर बनाने में कामयाब हो सकें और जितने भी हिंदू को समस्या हो उनको जिस रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, अगर मदद की आवश्यकता है तो हम लोग प्रोवाइड करवा सके। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सभी लोग बनाना चाहते हैं और उसमें से सबसे पहले जो है हम बिहार को इनवाइट करना चाहेंगे। क्यों कि आइए हम सभी लोग मिलकर एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम हिंदुओं के लिए बनाएं, जहां से हम सभी लोग अपनी आवाज़ मुखरता से उठा सकें। आप सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।